जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह जो संस्था है हमारे जो डायरेक्टर साहब गोविंद सर हैं उनके माध्यम से प्रोवाइड की जाती है और एक इसका चैनल है रियल स्टडी डेस्क बाय आदित्य कुमार, यानी कि मेरे द्वारा यह प्रोवाइड करा गया। देखिए चलते हैं कि अब भारतीय संविधान का विकास कहते हुए देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध, यानी कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर की को जब अंग्रेज जीत लिया जाता है तो समय समय पर कई एक्ट पारित करता है और जो समय समय पर कई एक्ट पारित किया जाता है वही भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया बनती है। क्या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाइए कि प्लासी की लड़ाई का वक्त 1757 बक्सर की 1764, यानी कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज द्वारा जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां क्या, आप यही बोलिएगा कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज द्वारा जीते जाने के बाद बंगाल पर समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनती है। देखिए 1757 की प्लासी की लड़ाई मात्र एक षड्यंत्र था, है ना। 1757 की प्लासी की लड़ाई मात्र एक षड्यंत्र था और ये प्लासी कलकत्ता में पड़ता है, ठीक है। और मात्र यह जो लड़ाई है ना मात्र 90 मिनट, है ना, मात्र यह 90 मिनट की लड़ाई है ना। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया, है ना। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और जाके वह रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेजों का साथ मिल गया, जिसके कारण से सिराजुद्दौला इस युद्ध में प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना, किसके वजह से? मीर जाफर की वजह से, ठीक है। चलिए इसको नोट्स कीजिएगा। अब देखिएगा कर लीजिए। देखिए सबसे एग्जाम के पॉइंट व्यू से सबसे फर्स्ट है, ठीक है। आप अगर लूसेंट पढ़ते हैं या अगर आप किसी शिक्षक का नोट्स देखिएगा तो एक जिक्र आता है 1773 का रेगू 1773 का रेगुलेटरी है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में कुछ विशेषताएं थे और कुछ प्रावधान था। कुछ विशेषताओं और कुछ प्रावधान में हम जानेंगे। तो देखिए इसमें पहला था, चलिए इसके पृष्ठभूमि में थोड़ा और हम पीछे चलते हैं। बात हुआ कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने यह घोषणा करता है कि हम भारत के दक्षिण पूर्व एरिया में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। कितने सालों तक? 15 सालों तक, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी रानी एलिजाबेथ ने यह घोषणा करता है कि हम भारत के दक्षिण पूर्व इलाकों में मात्र
15 वर्षों तक शासन करेंगे, सॉरी 15 वर्षों तक व्यापार करेंगे। लेकिन जैसे ही 1609 में, मई 1609 में जेम्स प्रथम के शासनकाल में, मई 1609 में जेम्स प्रथम के शासनकाल में जेम्स शासनकाल ने यह घोषणा करता है कि हम भारत के दक्षिण पूर्व इलाकों में 15 वर्षों तक व्यापार नहीं करेंगे। 15 वर्षों तक व्यापार नहीं करेंगे, हम एक अनिश्चित काल तक व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? अनिश्चित काल तक व्यापार करेंगे। और व्यापार करते करते, ठीक है, एक ऐसा वक्त आया कि ब्रिटेन के संसद को ऐसा लगने लगा कि अगर हम इस कंपनी के अंकुश नहीं लगाएंगे ना, तो यह कंपनी आगे जा सकता है। ठीक है, तो उस कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए, और वही एक्ट क्या हुआ? भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बनी। पहला प्रथम एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिव। नोट कीजिएगा, पहला क्या एक्ट आता है? 1773 का रेगुलेटिव। क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिव। 1773 का रेगुलेटिव याद कीजिएगा। इसमें 3 गो प्रावधान था। प्रथम प्रावधान था कि कंपनी को नियमित और निर्देशित करने की दिशा में सरकार का पहला कदम था। नहीं, कंपनी को पहला इसका उद्देश्य लिखिएगा कि कंपनी को नियमित और निर्देशित करने की दिशा में सरकार का उठाया गया पहला कदम है ना। कंपनी को नियमित और निर्देशित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम। देखिए, यह हमारा जो वीडियो होगा वो लॉन्ग होगा और समय इसमें ज़्यादा लगेगा, है ना। समय इसमें ज़्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि हम डायरेक्ट बोर्ड पर लिखेंगे, है ना। और जो शिक्षकगण जो पढ़ाते हैं उनके पास डिजिटल रहता है और क्वेश्चन पेपर सेट किए रहते हैं, नहीं, और क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ पढ़ाना और आसान आता है। लेकिन इस तरह के पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। इस तरह के पढ़ाने के लिए डिफिकल्टी है कि आपको टोटल चीज का नॉलेज होना चाहिए, है ना। इस तरह के पढ़ाने के लिए आपको टोटल चीज का नॉलेज होना चाहिए, तब आप इस तरह को पढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपको अगर शिक्षक को अगर सिर्फ पीडीएफ दे दिया जाए, चलिए बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, सिर्फ उसमें ऑप्शन है तो कोई भी पढ़ा सकता है। लेकिन इस तरह से मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए, हम हार्ड वर्क करने के लिए आप लोग के लिए रेडी है और आप लोग भी इसको अमल में लीजिएगा। पहला, कंपनी को नियमित और निर्देशित करने के दिशा में सरकार का उठाएगा पहला कदम। दूसरा का, इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और तीसरा इसमें सरकार पहली बार इसमें क्या किया, सरकार पहली बार कंपनी को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त करता है, संसदीय विशेषाधिकार देता है। इसका 3 गो विशेषता नहीं,
कंपनी को नियमित और निर्देशित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें सरकार पहली बार कंपनी को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार है कि आप वहाँ व्यापार कर रहे हैं, अगर किसी भी चीज की समस्या का हो रहा है, अगर किसी चीज का समस्या है तो यहाँ की सरकार आपको क्या करेगा, मदद करेगा। चाहे सैनिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, तो यहाँ की सरकार आपको मदद करेगी। चलिए नोट्स कीजिएगा। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इस तरह से अगर पढ़ने पर ठीक है अच्छा होगा। नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे 1773 के रिलेटेड, कुछ विशेषताएं 1773 के विशेषता। प्रथम, इसमें प्रथम विशेषता यह था, इसमें बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पहले 1773 से पहले बंगाल में क्या था, तो गवर्नर का पद था। क्या किसका पद था, गवर्नर का पद था। लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिव एक्ट आता है, तो इसमें बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बनाया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा इसकी सहायता के लिए 4 समिति का गठन किया गया, है ना। तथा इसकी सहायता के लिए 4 समिति का गठन किया गया, है ना। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा इसकी सहायता के लिए 4 समिति का गठन किया गया। 4 समिति कौन था, चलिए लिखे, फिलिप फ्रांसीसी, कल्वेरिन, मानसेन और बर्बर। कौन था, 4 गो, फिलिप फ्रांसीसी, कल्वेरिन, मानसेन और नोट्स करते चलिएगा आप लोग, ठीक है, और बेस्ट होगा। नोट्स कीजिए। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया
इसकी सहायता के लिए 4 समिति का गठन किया, जिससे फिलिप फ्रांसीसी, कल्वेरिंग, मानसन, बर्बर। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इसकी सहायता के लिए कितनी कमेटी का गठन किया? तो 4 में थे क्या? फिलिप फ्रांसीसी, कल्वेरिंग, मानसन और बर्बर। फिलिप फ्रांसीसी, कल्वेरिंग, मानसन और बर्बर। चलिए तीसरा है देखिएगा, सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल में 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ठीक है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया। कब? 1774 में। कब? 1774 में। यानी कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया। कब? 1774 में। जब उच्च न्यायालय का गठन किया गया तो इसमें न्यायाधीश भी होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, क्लीन कर दे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे क्या था? चौथा था नहीं, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे।
तथा तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम थे, दूसरे थे, प्रथम, दूसरे, तीसरे थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। यही 4 चीज में इसमें है ना। ये जो 4 चीज है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेस्ट है ना। देखिए 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को हम भूलों और प्रयासों की संज्ञा दे सकते हैं। नहीं, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को हम भूलों और प्रयासों की संज्ञा दे सकते हैं, इसलिए कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता और मुंबई के मद्रास को, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई को, यानी कि जो कार्य क्षेत्र का था बंटवारा नहीं किया गया था। नहीं, इसके वजह से हम इसको प्रयास और भूलों की संख्या दे सकते। नहीं, प्रयास और भूल की संख्या से हम इसको संबोधित करते हैं। उसके बाद 1784 आता है। उसके बाद 1813 का हम जिक्र करेंगे। 1813 का हम जिक्र करेंगे, सबसे मेन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अठारह सौ तेरह का अधिनियम, 1813 का अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 1813 का अधिनियम, इसमें क्या किया गया कि कंपनी के अधिकार पत्र को, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। दूसरा का है कंपनी के अधिकार, कंपनी के अधिकार पत्रों का, कंपनी के एक अधिकार को, कंपनी के एक अधिकार को छीन लिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र छीन लिया गया, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को कायम रखा।
यहाँ समझिएगा कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, यानी कि समय को एक्सटेंड कर दी, आगे बढ़ा दी। यहाँ कंपनी के एकाधिकार को छीन लिया गया है। देखिए एकाधिकार, यहाँ देखिएगा इसका जिक्र हम करेंगे, एकाधिकार का जिक्र करेंगे। एकाधिकार यानी कि 1813 से पहले एक ही कंपनी, 1813 से पहले एक ही कंपनी भारत में व्यापार कर सकता था, तो वो भी जल मार्ग से। समझ गए? एकाधिकार का मतलब है कि भारत में 1813 से पहले एक ही कंपनी जल मार्ग से व्यापार कर सकता था। ठीक है, जल ऐसे आस्था मार्ग से तो बहुत ऐसे कंपनी व्यापार किए, लेकिन वह सब असक्सेसफुल रहा। इसका सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन हो गया था, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एकाधिकार का मतलब है एक ही कंपनी, लेकिन एक ही कंपनी व्यापार कर सकता था। लेकिन अब 1813 में कहा कि नहीं, इंग्लैंड की जितना भी कंपनियां हैं वह भारत में व्यापार कर सकता था। लेकिन 1813 से पहले यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब कंपनी भारत में आया, तो उससे पहले भी ट्रेन का व्यापार आता था, लेकिन वो स्थल मार्ग से आता था। लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, यह जल मार्ग से व्यापार करते हैं, या जल मार्ग से व्यापार किया, इसलिए इसको सफलता मिली। और इसके पीछे बहुत सारा 213 का कंपनी था, नहीं एक कंपनी था, इसके पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे 213 कंपनी था। नहीं, एकाधिकार का मतलब कि एकाधिकार छीन लिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं, यानी कि अब भारत में व्यापार दूसरा कंपनी भी वहां का, जैसे देखिए भारत में एक उत्तम कंपनी है नहीं, रिलायंस है, जियो है, टाटा है, टिस्को है, बहुत सारा कंपनी है। तो पहले एक ही कंपनी का था, लेकिन अब क्या किया 1813 में इस कंपनी को एकाधिकार छीन लिया गया कि आप ही व्यापार नहीं कर सकते हैं, और भारत में बहुत ऐसे कंपनी आएगा जो अपना व्यापार करेगा। ठीक है, लेकिन चाय और चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता है। समझ रहे? लेकिन चाय और चीन के साथ एक ही कंपनी वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता है, नहीं। चलिए 3 में है 1813 से पहले, 1813 से पहले भारत में ईसाइयों के आगमन, 1813 से पहले भारत में ईसाइयों के आगमन पर प्रतिबंध था, लेकिन 1813 ईस्वी में यह नियम बना दिया गया कि वह भी भारत में आ सकता है। नहीं समझे? 1813 से पहले भारत में ईसाई नहीं आ सकता था, 1813 से पहले भारत में ईसाई आ ही नहीं सकता पहले, लेकिन 1813 में यह नियम बनाया कि अब ब्रिटेन का जो ईसाई जो धर्म है वह भारत में आकर अपना धर्म की स्थापना कर सकता है, धर्म का प्रचार कर सकता है, धर्म के लिए पैसा इकट्ठा कर सकता है, यह नियम बना दिया गया। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 1833 का चार्टर में, 1800 कल हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर रद्द। चलिए, जय हिंद।